पंकज ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोई भी इस पेंडेंट को अपने साथ घर ले जाए वो उसका ध्यान रखे और इसे एक ट्रेजर की तरह रखे। इसका स्टार्टिंग प्राइस शुरू होता है 5 करोड़ से। बिडिंग बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए बढ़ाने होंगे। तो ऑक्शन शुरू होता है अब 20 करोड़। अचानक एक टेबल से 20 करोड़ की बोली एक तेज आवाज के साथ पूरे ऑक्शन हॉल में गूंज गई। प्रियंका, जिसने सोचा था कि वह पहली बोली लगाएगी, जैसे ही बोली लगाने के लिए उठी थी, अचानक उसने 20 करोड़ की बोली की आवाज आते हुए सुन ली और इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप गया था और वह बस अपनी जगह पर ही ठहर सी गई थी। 20 करोड़, इस तरह के बड़े अमाउंट को तो मैं कभी भी जमा नहीं कर सकती, उसने सोचा। और वह अपने परिवार से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि पैसे देना तो दूर, वह लोग तो दूर से उस पेंडेंट की तस्वीर भी उसे खींचने नहीं दे सकते थे। प्रियंका के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। उसको बोली लगाने का एक मौका तक नहीं मिल पाया था। उसका नाजुक शरीर कांपते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसका पूरा बदन इस वक्त पसीने से भीग चुका था। प्रियंका के दिल में कमजोरी और लाचारी की फीलिंग भर चुकी थी। इस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि उसका दम घुट रहा है। तभी मेहता परिवार की टेबल से भले ही संजय मेहता खुद नहीं आया था, लेकिन उसके रिश्तेदार जो वहां मौजूद थे वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, ये पेंडेंट देखकर मंदाकिनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली लगा ही दी। संजय ने बहुत सही फैसला लिया था। केवल मंदाकिनी ही इस पेंडेंट को यहां खरीद सकती है और इसके बाद जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी वह होगा वो खून से सना हुआ ब्रेसलेट। और तब मंदाकिनी खुद आएगी हमारे पास, हमसे भीख मांगने हमारे घर। पर शायद ये किसी को पता भी नहीं होगा कि पूरे भारत में उस तरह का ब्रेसलेट केवल हमारे मेहता परिवार के पास है। पुष्कर ने उस पेंडेंट की कीमत को इतना ऊंचा बढ़ते हुए देखकर भौहें चढ़ा ली। उसके पास असल में केवल 30 करोड़ रुपए थे, लेकिन क्योंकि उसे पेंडेंट खरीदना ही था, उसने रमणीक से एक दिन पहले 40 करोड़ रुपए उधार लेने के लिए कहा था। पर उसके पास लगभग 70 करोड़ रुपए थे, जो कि इस पेंडेंट को खरीदने के लिए शायद काफी थे। 27 करोड़, एक आदमी बोला। 27.5 करोड़, उसके बगल वाला आदमी बोला। कीमत अभी भी बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक उसी टेबल से एक रिकॉर्ड तोड़ बोली फिर से आई, 40 करोड़। इस वक्त पूरे ऑक्शन हॉल में मौजूद सभी लोगों के मुंह से एक हैरानी की आवाज निकल गई। मंदाकिनी ने जो बोली लगाई थी वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट था। बाकी लोग लाखों में बोलियां बढ़ा रहे थे, लेकिन उसने 20 करोड़ से सीधे बढ़ाकर बोली को 40 करोड़ कर दिया था। पूरे मुंबई शहर की नंबर 1 बिजनेस वुमेन के अंदर बहुत हिम्मत है, एक आदमी बोला। और तो और इस पेंडेंट की कीमत देखा जाए तो इतनी ज्यादा है भी नहीं, उसका साथी बोला। एक ही पल में बहुत सारी धीमी धीमी आवाजें पूरे हॉल में उठने लगी, लेकिन क्योंकि अर्जुन और उसकी टैलेंटेड दोस्त की रेपुटेशन इतनी ज्यादा थी कि लोग अभी भी बोली बढ़ाने के लिए तैयार थे। पुष्कर भी जानता था कि उसे कभी ना कभी बोली तो लगानी ही थी, इसलिए उसने सीधी बोली लगाई 50 करोड़। क्या इतनी ज्यादा कीमत सुन के, जो कि इस पेंडेंट की असल कीमत से कहीं ज्यादा गुना थी, हर कोई हैरान था। भले वे सभी अरबों के मालिक थे, लेकिन थे तो वह एक परिवार का हिस्सा ही। एक पेंडेंट के ऊपर 50 करोड़ कौन खर्च कर सकता था? 70 करोड़। मंदाकिनी ने बिना मौका गवाए तुरंत बोली बढ़ा दी। इस वक्त पुष्कर भी हैरान रह गया था। मंदाकिनी तो बिल्कुल पागल थी। पुष्कर ने तुरंत आनंद महिंद्रू को फोन नंबर मिलाया। भले ही उसके पास आने वाले वक्त में कई अरबों रुपए होने वाले थे, लेकिन इस वक्त उसके पास केवल 70 करोड़ ही थे। आनंद महिंद्रू भी पुष्कर के बताए हुए पैसों को सुनकर हैरान रह गया और बोला, पुष्कर जी, अगर मैं चाहूं भी तो इतने सारे रुपए भेजने में मुझे लगभग आधा दिन लग जाएगा, क्योंकि बैंक की अपनी फॉर्मेलिटी होती है। करने को तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं एक स्पेशल प्लेन तुरंत अभी मुंबई के लिए भिजवा देता और किसी के हाथों बैंक के कार्ड सीधे आप तक पहुंचा देता, लेकिन उसमें भी कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे। पुष्कर जानता था कि वह ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। थोड़ी बातें करने के बाद उसने कहा, कोई बात नहीं, और फोन काट दिया। भले ही पूरे दिल्ली शहर को उसने एक तरफ काबू किया हुआ था, लेकिन इस वक्त पुष्कर मुंबई शहर में मजबूर था। अब उसे महसूस हो रहा था कि मुंबई शहर में भी उसे अपना एक ग्रुप एस्टेब्लिश करना होगा और उसके लिए उसे वहां एक जगह बनाना बहुत जरूरी हो गया था। आखिरकार मंदाकिनी ने उस पेंडेंट को 70 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीद लिया। पुष्कर ने फ्रस्ट्रेशन में अपना माथा रगड़ा और अचानक खड़ा हो गया। बड़े भाई, किधर जा रहे हो तुम? रमणीक, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था,
अचानक कांपते हुए चिल्लाया। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि पुष्कर इतना अमीर होगा। ये किस तरह का आदमी है भाई, रमणीक ने सोचा। पुष्कर ने मंदाकिनी की टेबल की ओर देखा और शांति से कहा, जल्दी जाकर मंदाकिनी को ढूंढो। रमणीक ने डर के मारे अपना थूक निगला और कहा, बड़े भाई, मेरा उस वक्त इतने लोगों के बीच में ऐसे सीधे वहां जाना ठीक नहीं होगा। एक प्राइवेट रूम में इस वक्त सभी लोग मिलकर जोरदार तरीके से हंस रहे थे। दिव्या ने देते हुए कहा। मंदाकिनी ने उनमें से किसी भी चीज को नहीं लिया और पुष्कर की ओर एक नजर डालते हुए देखा और कहा, तुम्हें क्यों लग रहा है कि इन चीजों के बदले में मैं तुम्हें अपना पेंडेंट दे दूंगी? 40 करोड़ तो बहुत कम है। इतने में तो मेरा ब्याज भी वसूल नहीं हो पाएगा। रही बात तुम्हारी ये जादुई दवाई की, तो इससे क्या मैं अमर होने वाली हूँ? लगभग अमर। इस शीशी में 20 गोलियां हैं टोटल, जो कि आपको अगले 30 साल तक जवान रखने के लिए काफी है। आपकी स्किन आपकी भतीजी से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पुष्कर ने धीमे से मुस्कुराकर दिव्या की ओर देखते हुए कहा। दिव्या सुनकर नाराज हो गई। इस बात का क्या मतलब है कि मुझसे भी अच्छी स्किन हो जाएगी? उसने मन में सोचा और बोली, ओ मिस्टर पुष्कर, एक तो मैंने तुम्हें यहाँ आने देने के लिए आंटी से रिक्वेस्ट की और तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था, पुष्कर ने कहा और बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप इसे ट्राई करके देख सकती हैं। ये एक रात में ही अपना असर दिखाएगा। मंदाकिनी को इस बात पर भरोसा नहीं था और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम सचमुच जादू के क्षेत्र में कोई बहुत टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की चालबाजी में भी माहिर हो। मुझे 30 करोड़ रुपए देने के बजाय तुम कह रहे हो कि इस शीशी में जो दवा है उससे मैं 30 सालों तक जवान रहूंगी। क्या बकवास है, वापस ले जाओ उसको।
मैं वो पेंडेंट नहीं दूंगी। पुष्कर इस वक्त थोड़ा एम्बैरस था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी अपने हाथों से रिफाइन की गई इन दवाइयों को कभी कोई रिजेक्ट कर देगा। पुष्कर ने दिव्या की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे भरोसा है, लेकिन मेरी स्किन पहले से ही बहुत खूबसूरत और स्मूथ है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली, दिव्या ने कहा। अनएक्सपेक्टेडली दिव्या तुरंत समझ गई थी कि पुष्कर क्या करने की कोशिश कर रहा था। अब पुष्कर के पास केवल एक ही चॉइस बच गई थी और उसने मुड़कर सेक्रेटरी लक्षिता की तरफ देखा। भले ही अभी केवल 30-40 साल के बीच में ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी से कई सारी छुरियां पड़ गई थी। मिस, अगर आप मुझे अपनी दवाइयों को आप पर टेस्ट करने की परमिशन देती हैं तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर आप एक ही गोली खाएंगी तो आप मरेंगी नहीं। क्या 50 लाख? सेक्रेटरी ने कहा। उसने पुष्कर को अपनी तरफ देखते ही मना करने की सोच ली थी। कैसे पुष्कर उसको अपनी इस फर्जी दवाई को ट्राई करने के लिए कह सकता था? लेकिन जैसे उसने 50 लाख रुपए का नाम सुना, वो एकदम हैरान रह गई। भले ही वह मंदाकिनी की सेक्रेटरी थी, फिर भी 50 लाख रुपए उसके लिए भी एक बड़ी कीमत थी। तुम मुझे 50 लाख रुपए दोगे, वो भी केवल एक गोली खाने के? लक्षिता ने हैरान होते हुए कहा। पुष्कर ने सिर हिलाया और मंदाकिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चिंता मत करो, इसकी कीमत मैं इनसे वसूल कर लूंगा। तुम इसको केवल अपने लिए एक बोनस की तरह समझो। अब इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें जहर तो दूंगा नहीं, क्यों? क्या मंदाकिनी मान जाएगी? क्या संजय को पुष्कर की इस हरकत के बारे में पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।